फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है ज्योग्राफी का चैप्टर जो कि एयर है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सीटेट और पीएसटेट दोनों में जो है एयर का चैप्टर दिया हुआ है और जिससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो हवा ये सबसे इजी चैप्टर है, आप सभी को आता ही होगा, मोस्टली जस्ट रिकॉल ही करना है। हम विदाउट एयर हम सब नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये एक तरह की क्या है, एक बड़ी सी ब्लैंकेट की तरह है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, वही पूरी एयर से घिरा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस जो हैं बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और फिर कुछ लेसर क्वांटिटीज़ में भी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियस, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन। इन सभी गैसेस के अलावा, गैसेस तो हैं ही हैं, कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियस, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन। इन सभी के अलावा भी कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि हवा में पाए जाते हैं। सो अगर हम देखें इसमें ही कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, तो सबसे पहला बन सकता है कि आर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ही कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कम क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी जो है गैस पाई जाती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियस, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ठीक है। और ये इतना ही बन सकते हैं। और फिर जो है अगर हम देखें, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि हमारे एटमॉस्फेयर को कितने लेयर्स में जो है डिवाइड किया जा सकता है, और कितने लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, 5 लेयर्स में। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड अपर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ट्रोपोस्फेयर जो कि हमारी फर्स्ट लेयर है, उसकी हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन बन सकता है, और उसकी हाइट है 13 किलोमीटर। सेकेंड हमारी जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, वो कितने तक के किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक। थर्ड हमारी लेयर है मेसोस्फेयर, जो कि कितनी है, 80 किलोमीटर। फोर्थ हमारी लेयर है थर्मोस्फेयर, जो कि 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। और फिर आगे जो है एक्सोस्फेयर है, जो कि बहुत ही छोटी है, वेरी थिन एयर, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे वेदर की और क्लाइमेट की, तो वेदर जो है वो चेंज होता रहता है आर टू आर, ये जो है डिपेंड करता है, ठीक है। आप कहते हो कि अभी गर्मी थी, अभी जो है बारिश का मौसम बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, वेदर है, जो कि चेंज करता रहता है, ठीक है, डे टू डे, आर टू आर, ये हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है जिसकी वजह से चेंज होता रहता है, ठीक है। एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स अ क्लाइमेट। हम कहते हैं ना कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, है ना, तो जो ज़्यादा देर के लिए कंडीशन रहती है वो हमारा क्लाइमेट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम टेम्परेचर की, कि कितनी जो है हॉटनेस पाई जा रही है या कितनी कोल्डनेस है हमारी एयर में। हम कहते हैं ना इतनी डिग्री जो है, आज इतनी डिग्री ठंड है, इतनी डिग्री जो है गर्मी है, तो वो क्या है, एक तरह से हमारा टेम्परेचर हम बताते हैं। और जो हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो चेंज होता रहता है, सिर्फ डे टू नाइट में नहीं, सीज़न टू सीज़न भी, ठीक है। हम कहते हैं गर्मियों का जो है इतना है, सर्दियों का इतना है ना, हम रोज़ रूटीन में जब कई बार देखते हैं। तो इसी तरीके से जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो चेंज होता रहता है दिन और रात में भी, सीज़न टू सीज़न भी जो है वो वेरी करता है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे टेम्परेचर को, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। अब इंसोलेशन क्या है, जो कि सोलर एनर्जी हमें मिलती है, किससे मिलती है, सूरज से, ठीक है, जो कि अर्थ से, अर्थ वार्म हो जाती है ना, तो सूरज से जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है उसे इंसोलेशन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सबसे ज़्यादा जो है गर्मी कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे इक्वेटर होता है, ठीक है। और फिर पोल्स जैसे जैसे आगे बढ़ते रहता है तो गर्मी कम 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 होती जाती है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको जब ग्लोब करवाया था, अगर ग्लोब वाला आपको याद हो, तो फ्रिजिड जोन जो है वो कहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे, मीन्स कि लास्ट पे। और फिर हमने जो है
इक्वेटर कहाँ बनाया था, ये जो सेंटर में है, मीन्स कि यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में जो है गर्मी ज़्यादा रहेगी इस एरिया में, ठीक है। और कोल्ड किस एरिया में रहेगी, इस एरिया में, जो कि लास्ट वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होता जाएगा वैसे वैसे जो है गर्मी जो है कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली हमारी फ्रिजिड जोन्स होती हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं एयर प्रेशर की। तो एयर प्रेशर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एयर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि हम देखते हैं कि एयर का कितना वेट है, ठीक है। एयर के वेट को देखना ही एयर प्रेशर कहलाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, ठीक है। जितना टेम्परेचर होगा उतना ही जो है हमारा एयर प्रेशर भी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पे जो है कम टेम्परेचर होता है, मीन्स की गर्मी कम होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी या फिर ठंडा इलाका होगा वो। अगर हायर टेम्परेचर है तो एयर क्या होगी, एयर जो है वो हॉट होगी, ये याद रखना है, ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो एरियाज प्रेशर। तो जो हमारी एयर है वो कैसे मूव करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक, ठीक है। तो ये जो है एयर के बारे में था। अब अगर हम विंड के बारे में देखें तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर का जो मूव करती है एयर टेम्परेचर कहते हैं, उसी तरीके से विंड भी वही है जो हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया तक मूव करती है। विंड को हम 3 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने कैटेगरीज़ में हम विंड को जो है डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज़। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, परमानेंट विंड्स हैं, सीजनल विंड्स हैं और लोकल विंड्स हैं। कौन कौन सी विंड्स हैं, परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड्स। अब अगर हम बात करें 25 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था जो कि मतलब बहुत सारे लोग जो है उड़ीसा में जिनके डेथ हो गई थी। तो ऐसे जो है साइक्लोनिक विंड्स के कारण या जैसे रोड पर जाता है या कोई फैमिली, उसके कारण जो है कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादा तूफ़ान आना, ज़्यादा विंड अगर ज़्यादा हो उससे भी जो है लाखों लोग मर सकते हैं। अगर हम बात करें मॉइस्चर की तो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड अनदर वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर्स, ठीक है। जो पानी जो है वो इवेपोरेट होता है लैंड से, चाहे बाकी वाटर बॉडी से, उसे क्या कहा जाता है, वाटर वेपर्स कहा जाता है। मॉइस्चर जो है वो हमारी एयर में होता है, ठीक है, तो उससे कई बार जो है ह्यूमिडिटी फैलती है। और वाटर वेपर्स जैसे जैसे राइज होते हैं, ज़्यादा वाटर वेपर्स बनते हैं, उससे जो है कूलिंग होनी स्टार्ट होती है और जिससे क्या होता है, पानी बनता है, मतलब कि ड्रॉपलेट्स बनती हैं पानी की, जो आपने वाटर साइकिल सुना होगा ना, वही। और फिर उसके बाद जो है जब ड्रॉपलेट्स बनती हैं फिर वो जो है फ्लोट करती हैं एयर में, और फिर जो है प्रेसिपिटेशन होता है, मीन्स की क्या होता है कि रेन की फॉर्म में वो नीचे आते हैं। मीन्स के वाटर साइकिल के बारे में आपको ये सारा बताया हुआ है। और अगर हम बात करें तो 3 तरह की रेनफॉल्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके जो है मैं बाद में आपको डायग्राम भी करवाऊंगी एग्ज़ाम के पास, ताकि याद रहे। 3 तरह की जो है रेनफॉल होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, एक होती है ऑर्फोग्राफिक और एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। और रेनफॉल जो है बहुत ही ज़रूरी है, वाटर साइकिल बहुत ज़रूरी है। पानी होगा तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट वाटर जो है हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो रेनफॉल जो है वो बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल, क्योंकि पानी मिलता है, पौधों को मिलता है, एनिमल्स को मिलता है, तभी जो है वो सर्वाइव जो है कर पाते हैं। तो आज हमने जो है एयर के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।